चरित्रहीन बांग्ला के महान उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक जनप्रिय बांग्ला उपन्यास है। इस उपन्यास में मैस जीवन के वर्णन के साथ मैस की नौकरानी सावित्री के प्रेम की कहानी है। नारी का शोषण, समर्पण और भावजगत तथा पुरुष समाज में उसका चारित्रिक मूल्यांकन, इससे उभरने वाला अंतर्विरोध ही इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का पहला भाग। पचाहा जैसे बड़े नगर में इन दिनों जाड़े का मौसम आ गया था। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य किसी एक शुभ कार्य के लिए धन संग्रह करने इस शहर में आए थे। उनके भाषणों की सभा में उपेंद्र को सभापति बनना होगा और उस पद की मर्यादा के अनुकूल जो कुछ कर्तव्य है उनका भी अनुष्ठान पूरा करना होगा। इसी प्रस्ताव को लेकर एक दिन सवेरे कॉलेज के विद्यार्थियों का दल उपेंद्र के पास पहुंच गया। उपेंद्र ने पूछा, शुभ कार्य क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। उन लोगों ने बताया कि अभी तक इस बात को वे भी नहीं जान पाए। स्वामी जी ने कहा है इसी बात को वे सभा में ठीक तरह से समझा कर बताएंगे और सभा बुलाने की तैयारी और आवश्यकता बहुत अंशों में इसी के लिए है। उपेंद्र आगे कोई प्रश्न बिना पूछे इस बात पर सहमत हो गए। ऐसी थी उनकी आदत। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को उन्होंने इतनी अच्छी तरह उत्तीर्ण कर लिया था कि छात्रों की मंडली में उनकी प्रतिष्ठा की कोई सीमा नहीं थी। इसे वे जानते थे, इसलिए कामकाज आपद विपद में वे लोग जब कभी आ जाते थे तब वे उनके निवेदन और अनुरोधों की उपेक्षा उनके प्रति ममता के कारण नहीं कर सकते थे। विश्वविद्यालय की सरस्वती को पार करके अदालत की लक्ष्मी की सेवा में नियुक्त हो जाने के पश्चात भी लड़कों के जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल, क्रिकेट और डिबेटिंग क्लब तक के ऊंचे स्थान पर उनको ही बैठना होता था। लेकिन इस स्थान पर सिर्फ चुपचाप बैठे रहना ही नहीं था, कुछ बोलना आवश्यक था। एक लड़के की ओर देखकर उन्होंने कहा, कुछ बोलना तो अवश्य पड़ेगा। सभापति बनकर सभा के उद्देश्य के संबंध में एकदम ही अनभिज्ञ रहना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कहते हैं आप लोग? बात तो ठीक थी, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। बाहर के आंगन में फूलों से लदे एक पुराने अड़हुल के पेड़ के नीचे लड़कों का यह दल जब उपेंद्र को बीच में बैठाकर दुनिया के सभी संभव असंभव अच्छे कामों की सूची तैयार करने में व्यस्त हो उठा था, उसी समय दिवाकर के कमरे से एक आदमी सबकी नज़रों से बचकर बाहर चला आया। दिवाकर उपेंद्र का ममेरा भाई है। बचपन में मातृपितृहीन होकर मामा के घर रहकर गुजारा कर रहा था। बाहर की एक छोटी सी कोठरी में पढ़ना लिखना और रात को सोना था। अवस्था प्राय 19 की थी। FA उत्तीर्ण करके अब BA में पढ़ रहा था। इस भगोड़े पर उपेंद्र की ज्यों ही नज़र पड़ी त्यों ही उन्होंने पुकार कर कहा, सतीश, तू भागा कहाँ जा रहा है? इधर आ। पकड़ में आ जाने पर सतीश भयभीत सा पास आकर खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, इतने दिन तुम थे कहाँ? अपने अप्रतिभ भाव को छोड़ सतीश हंसकर बोला, इतने दिन मैं यहाँ था ही नहीं। उपेन भैया अपने चाचा के यहाँ इलाहाबाद गया हुआ था। बात ठीक तरह पूरी भी न हो सकी थी कि एक युवक जिसकी दाढ़ी मूछ सफाचट थी, टेढ़ी मांग, चश्माधारी था, आंखों को तनिक दबाकर दांत निकाल कर बोल उठा, मन के दुख के कारण ही क्या सतीश? हाई स्कूल की परीक्षा में इस बार भी उसे भेजा नहीं गया। इस बात को सभी जानते थे, इसलिए यह बात ऐसी भद्दी सुनाई पड़ी कि सभी उपस्थित लोग लज्जा से मुंह नीचे झुकाकर मन ही मन छी छी करने लगे। अपने परिहास का उत्तर न पाने के कारण युवक की हंसी गायब हो गई। लेकिन सतीश अपना हंसता हुआ चेहरा लेकर बोला, भूपति बाबू, मन रहने से ही मन में दुख होता है। पास करने की आशा कहिए या इच्छा ही कहिए, मैंने ठीक तरह होश संभालते ही छोड़ दी थी। केवल बाबूजी ही छोड़ नहीं सके थे। इस कारण मन के दुख से किसी को यदि घर छोड़ना पड़े तो उसका ही छोड़ना उचित होता। फिर भी वे अटल रहे, अपनी वकालत करते रहे हैं। लेकिन तुम कुछ भी क्यों न कहो। उपेन भैया, इस बार उनकी आंखें खुल गई है। सब लोग हंस पड़े। इसमें हंसने की कोई बात नहीं थी, लेकिन भूपति बाबू के अभद्र परिहास से सतीश नाराज नहीं हुआ। इससे सभी को संतोष हुआ। उपेंद्र ने पूछा, क्या इस बार तूने पढ़ना लिखना छोड़ दिया? सतीश ने कहा, मैंने उसे कब पकड़ रखा था कि आज छोड़ देता।
मैंने नहीं उपेन भैया, लिखने पढ़ने के धंधे ने ही मुझे पकड़ रखा था। इस बार मैं आत्मरक्षा करूँगा, ऐसे देश में जाकर रहूँगा जहाँ स्कूल ही न हो। उपेंद्र ने कहा, लेकिन कुछ करना तो आवश्यक है। मनुष्य एकदम चुपचाप रहकर भी नहीं रह सकता। यह भी ठीक नहीं है, सतीश बोला। नहीं, चुपचाप नहीं बैठूंगा। इलाहाबाद से एक नया मतलब प्राप्त कर आया हूँ। इस बार अच्छी तरह प्रयत्न करके देखूंगा कि उसका मैं क्या कर सकता हूँ। विस्तारित विवरण सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रहे हैं। देखकर वह लज्जायुक्त हंसी के साथ बोला, मेरे गांव में जिस तरह मलेरिया है उसी तरह हैजा भी है। 5-7 गाँव में ठीक वक्त पर शायद एक भी डॉक्टर नहीं मिलता। मैं उस स्थान पर जाकर होम्योपैथी चिकित्सा शुरू कर दूंगा। माँ अपनी मृत्यु के पहले मुझे कई हजार रुपए दे गई है। वह रकम मेरे पास है। उन्हीं से अपने गांव के घर पर बैठक खाने में एक चिकित्सालय खोल दूंगा। हंसो मत उपेन भैया, तुम देख लेना, इस काम को मैं अवश्य करूंगा। बाबूजी को मैंने राजी कर लिया है। 1 महीना बीत जाने के बाद ही मैं कलकत्ता जाकर होम्योपैथी स्कूल में दाखिल हो जाऊंगा। उपेंद्र ने पूछा, 1 महीने के बाद ही क्यों? सतीश ने कहा, कुछ काम है। दक्षिण टोले में नवनाट्य समाज को तोड़कर एक लफड़ा निकल पड़ा है। हमारे विपिन बाबू उस दल के नायक हैं। तार पर तार भेजकर उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मैंने कह दिया है कि उनकी कंसर्ट पार्टी को ठीक करके ही किसी दूसरे कार्य में जुटूंगा। यह सुनकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। सतीश भी हंसने लगा। थोड़ी देर में हंसी का वेग जब कुछ शांत पड़ गया तब सतीश बोला, एक बंसीवादी का भाव था, इसलिए मैं आज दिवाकर के पास आया था। अगर नाटक की रात को वह मेरा उद्धार कर दे तो और अधिक दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। उपेंद्र ने पूछा, वह कहता क्या है? सतीश ने कहा, वह कहेगा ही क्या, कहता है कि परीक्षा नज़दीक है। यह बात मेरे दिमाग में घुसती नहीं उपेन भैया कि 2 साल तक पढ़ने लिखने के बाद दी जाने वाली परीक्षा किस तरह लोगों की एक ही रात की अवहेलना से नष्ट हो जाती है। मैं कहता हूँ, जिनकी सचमुच ही नष्ट हो जाती है उनकी वह नष्ट हो जाए तो उचित ही है। इस तरह पास करने की मर्यादा जिनके लिए हो उनको ही रहे, मेरे लिए तो नहीं है। तुम इस बात से रुष्ट न हो सकोगे उपेन भैया। मैं तुमको जितना जानता हूँ ये लोग उसका चौथाई भी नहीं जानते। जिम्नास्टिक अखाड़े से लेकर फुटबॉल क्रिकेट तक बहुत दिन मैंने तुम्हारी शागिर्दी की है। साथ साथ घूमकर बहुत दिन बहुत तरह से तुम्हारा समय नष्ट होते मैंने देखा है। अनेक परीक्षाओं में भाग लेते भी तुमको देखा है और विधिपूर्वक स्कॉलरशिप के साथ तुम्हें पास करते भी देखा है, लेकिन किसी दिन तुमको परीक्षा की दुहाई देते नहीं सुना। इस बात को यहीं दबा देने के उद्देश्य से उपेंद्र ने कहा, मुझे तो बांसुरी बजाना नहीं आता। सतीश ने कहा, मैं भी अक्सर यही बात सोचता हूँ। संसार की यह चीज़ तुमने क्यों नहीं जाना? मुझे इस पर आश्चर्य होता है, लेकिन छोड़ो इस बात को। दोपहिया की धूप में तुम लोगों की यह बैठक किस लिए? जाड़े की धूप की तरह पीठ किए माथे पर चादर लपेट कर इन लोगों की यह बैठक खूब ही जम गई थी। दिन इतना चढ़ाया है कि इस ओर किसी ने भी लक्ष्य नहीं किया था। सतीश की बात से समय का ध्यान आते ही सभी चौंक कर खड़े हो गए। सभा भंग होते ही भूपति ने पूछा, उपेंद्र बाबू, तब क्या होगा? उपेंद्र ने कहा, मैंने तो कह दिया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम लोगों के स्वामी जी का उद्देश्य अगर पहले ही कुछ मालूम हो जाता तो अच्छा होता। एकदम मूर्ख की तरह जाने में संकोच लगता है, भूपति ने कहा। लेकिन एक भी बात वे नहीं बताते, बल्कि ऐसा कहते हैं जो जटिल और दुर्बोध्य है उसको विशद रूप से साफ तौर से समझाकर बताने का अवसर और सुविधा न मिलने तक बिल्कुल ही न बताना अच्छा है। इससे अधिकांश समय सुफल के बदले कुफल ही होता है। चलते चलते बातचीत हो रही थी। इतनी देर में सभी बाहर आ खड़े हुए। सतीश ने कहा, क्या बात है उपेन भैया? उपेंद्र को बाधा देकर भूपति बीच में बोल पड़ा, सतीश बाबू, आपको भी चंदे के खाते में दस्तखत करना पड़ेगा। इसका कारण इस समय हम लोग ठीक तौर से बता न सकेंगे। परसों अपराध में कॉलेज के हॉल में स्वामी जी खुद ही समझा कर बताएंगे। सतीश ने कहा, तब तो मेरा समझना नहीं होगा भूपति बाबू। परसों हम लोगों का रिहर्सल होगा। मेरे अनुपस्थिति रहने से काम न चलेगा। आश्चर्य में पड़कर भूपति ने कहा, यह कैसी बात आप कह रहे हैं सतीश बाबू?
थिएटर की मामूली हानि होने के डर से ऐसे महान कार्य में आप सम्मिलित न होंगे? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सतीश बोला, लोग न सुनने पर भी बहुत सी बातें करते हैं। बात यह नहीं है, बात आप लोगों को लेकर है। कुछ भी जानकारी न रहने पर भी आप लोग संदेह छोड़ इस अनुष्ठान को जितना महान कहकर विश्वास कर सके हैं। यदि मैं उतना न कर सकूं तो मुझे आप लोग दोष मत दीजिएगा, बल्कि जिसको मैं जानता हूँ, जिस काम की भलाई बुराई को समझता हूँ, उसकी उपेक्षा करके उसको हानि पहुँचाकर एक अनिश्चित महत्व के पीछे पीछे दौड़ना मुझे अच्छा नहीं मालूम देता। उपस्थित छात्र मंडली में आयु और शिक्षा की दृष्टि से भूपति ही सबसे अधिक श्रेष्ठ थे, इसलिए वे ही बातचीत कर रहे थे। सतीश की बात सुनकर उन्होंने हंसकर कहा, सतीश बाबू, स्वामी जी की तरह महान व्यक्ति अच्छी ही बात कहेंगे, उसका उद्देश्य अच्छा ही होगा, इस पर विश्वास करना तो कठिन नहीं है। सतीश ने कहा, व्यक्ति विशेष के लिए यह कठिन नहीं है, यह मैं मानता हूँ। यही देखिए ना, हाई स्कूल पास कर लेना कोई कठिन काम नहीं है, फिर भी पास करना तो दूर की बात, 3-4 वर्षों में मैं उसके पास तक भी पहुँच न सका। अच्छा बताइए तो, स्वामी जी नामक मनुष्य को पहले कभी आपने देखा है, या इनके संबंध में किसी दिन आपने कुछ सुना है? किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। यह बात सभी ने स्वीकार की। सतीश बोला, यह देखिए, एक गेरुआ कपड़े के अलावा उनका और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप लोग पागल से हो उठे हैं और स्वयं अपने काम का नुकसान कर उनका भाषण मैं सुनना नहीं चाहता। इसके लिए आप नाराज हो रहे हैं। भूपति ने कहा, पागल क्या हो रहे हो? ये एक गेरुआ वस्त्रधारी संसार को बहुत कुछ दे रहे हैं। जो कुछ भी हो, मैं नाराज नहीं होता, दुख अनुभव करता हूँ। संसार की सभी वस्तुएं सफाई और गवाही साथ लेकर हाजिर नहीं हो सकती। इस कारण अगर उन्हें झूठ समझकर छोड़ देना पड़े तो बहुत सी अच्छी चीज़ों से ही हम लोगों को वंचित रह जाना पड़ेगा। आप ही बताइए, जिस समय आप संगीत में सारे गामा साध रहे हों, उस समय आपको कितने रस का स्वाद मिलता था, उसकी कितनी अच्छाई बुराई आपकी समझ में आई थी। सतीश बोला, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। संगीत का एक आदर्श यदि मेरे सामने न रहता, मीठे रस का स्वाद पीने की आशा यदि मैं न करता, तो उस दशा में इतना कष्ट उठाकर मैं सारे गामा को साधने नहीं जाता। वकालत के पेशे में रुपए की गंध अगर आप इतने अधिक परिमाण में नहीं पाते तो एक बार फैल होते ही रुक जाते। बार बार इस तरह जी तोड़ कर मेहनत करके कानून की किताबों को कंठस्थ नहीं करते। उपेन भैया भी शायद किसी स्कूल में अध्यापकी पाकर ही इतने दिनों में संतुष्ट हो गए होते। उपेंद्र हंसने लगे, लेकिन भूपति का मुंह लाल हो गया। एक खोचे का जवाब 10 गुना करके दिया था। यह बात वे सभी समझ गए। क्रोध दबाकर भूपति ने कहा, आपके साथ बहस करना बेकार है। एक ही वस्तु की अच्छाई बुराई कितनी तरह से हो सकती है, शायद इसे आप नहीं जानते। सब लोग रास्ते के किनारे उकड़ू बैठ गए थे। सतीश उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, क्षमा कीजिए भूपति बाबू, 6 तरह के प्रमाणों और 36 प्रकार के प्रत्यक्षों की आलोचना इतनी धूप में सही नहीं जा सकती। इससे तो अच्छा यही है कि संध्या के बाद आप बाबूजी की बैठक में आइएगा, जहां आधी रात तक तर्क वितर्क चल सकेंगे। प्रोफेसर नवीन बाबू, सदर आला गोविंद बाबू और घर के भट्टाचार्य जी तक ऐसे ही विषयों पर आधी रात तक बहस किया करते हैं। उनके पास वाले कमरे में मैं रहता हूँ। हेर फेर के दांव पेंच की बातों से मेरे कान अभी तक पूरे पके तो नहीं हैं, लेकिन मुझ पर रंग चढ़ने लगा है। लेकिन असमय में पेड़ों के नीचे गिरकर सियार कुत्तों के पेट में जाना मैं नहीं चाहता। इसलिए इस विषय को छोड़कर अगर और कुछ कहना हो तो कहिए, नहीं तो आज्ञा दें, चलूं? सतीश का हाथ जोड़कर बातें करने का तरीका देखकर सभी हंसने लगे। नाराज भूपति दुगने उत्तेजित हो उठे। क्रोध के आवेश में तर्क का सूत्र खो गया और ऐसी दशा में जो मुंह से निकलता है उसी की एक गर्जना करके वे कह उठे, मैं देख रहा हूँ आप ईश्वर को भी नहीं मानते। यह बात बहुत ही असंबद्ध और बच्चों की सी निकल पड़ी। स्वयं भूपति बाबू के भी कानों में यह बात खटके बिना न रह सकी। भूपति के लाल चेहरे पर एक बार तीक्ष्ण दृष्टि डालकर फिर उपेंद्र के चेहरे की तरफ देख सतीश खिलखिलाकर हंस पड़ा और भूपति की तरफ देखकर वह बोला, आपने ठीक ही किया है भूपति बाबू।
चोर चोर के एक खेल में दौड़ने में लाचार होने पर खड्डों को छू देना ही अच्छा होता है। इस अपवाद से आग बबूला होकर भूपति ज्यों ही उठ खड़े हुए त्यों ही उपेंद्र ने हाथ पकड़कर कहा, तुम चुप रहो भूपति, मैं अभी इस मनुष्य को ठीक करता हूँ। खड्डों को छू देना, ठिकाने जा पहुँचना, ये सब कैसी बातें हैं रे सतीश। वास्तव में मेरा तेरे जैसा सन्यासी स्वभाव है। इससे संदेह हो सकता है कि तू ईश्वर तक को भी नहीं मानता। सतीश ने आश्चर्य प्रकट कर कहा, हाय रे मेरा भाग्य, मैं ईश्वर को नहीं मानता, खूब मानता हूँ। थिएटर का खेल समाप्त होने के बाद आधी रात को कब्रिस्तान के पास से लौटता हूँ। कोई भी आदमी नहीं रहता। विश्वास के जोर से छाती का खून बर्फ बन जाता है। तुम लोग अच्छे आदमी हो, इसका खबर नहीं रखते। हंस रहे हो उपेन भैया, भूत प्रेत मानता हूँ और ईश्वर को मैं नहीं मानता। उसकी बात सुनकर क्रुद्ध भूपति भी हंसने लगे। बोले, सतीश बाबू, भूत का भय करने से ही ईश्वर को स्वीकार करना होता है। ये दोनों बातें क्या आपके विचार से एक ही हैं? सतीश ने कहा, हाँ बिल्कुल एक ही हैं। आसपास रख देने से पहचानने का उपाय नहीं है। केवल मेरे निकट ही नहीं, आपके निकट भी यही बात लागू है, उपेन भैया के निकट भी, बल्कि जो भी लोग शास्त्र लिखते हैं उनके निकट भी वह एक ही बात है। नहीं मानते तो अलग बात है, लेकिन मान लेने के बाद जान नहीं बचती है। चोट वोट में, आफत विपत में बहुत तरह से मैंने सोच कर देख लिया है। वाग्वितंडा में खूब सुन लिया है, लेकिन जो अंधकार था वही अंधकार है। छोटा सा एक निराकार ब्रह्मा मानो या हाथ पांव धारी 33 करोड़ देवताओं को ही स्वीकार करो, कोई युक्ति नहीं लगती। सभी एक ही जंजीर में बंधे हुए हैं। एक को खींचने से सभी आकर उपस्थित हो जाते हैं। स्वर्ग नरक आ जाएंगे, यह काल पर काल आ जाएंगे, अमर आत्मा आ जाएगी। तब कब्रिस्तान के देवताओं को किस चीज़ से रोकेंगे? कालीघाट के कंगालों की तरह चुपके चुपके तुम किसी एक आदमी को कुछ देकर क्या छुटकारा पा जाओगे? पल भर में जो जहाँ था वहीं से आकर तुमको घेर लेंगे। ईश्वर को मानूं और भूत से डरूं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भूपति बाबू। जिस ढंग से उसने बातें की उससे सभी ठठाकर हंसने लगे। दो छोटे बच्चों के हास्य कोलाहल से रविवार का अलस दोपहर चंचल हो उठा। उपेंद्र की पत्नी सुरबाला से प्रेरित दूर खड़ा भूतो अपने मन में भनभुना रहा था। वह भी हल्के भाव से हंसने लगा। झगड़े के जो बादल घिराए थे इस सब हंसी की आंधी से न जाने कहाँ विलीन हो गए। किसी को होश नहीं रहा कि दोपहिया बहुत पहले बीत चुकी है और इतनी देर हो जाने से घर के भीतर भूख प्यास से बेचैन नौकरानियां आंगन में चिल्लाहट मचा रही थी और रसोईया काम छोड़ देने के दृढ़ संकल्प की बार बार घोषणा कर रहा था। 3 महीने के बाद कलकत्ता के एक मकान में एक दिन सवेरे नींद टूटने पर सतीश ने करवटें बदलते हुए अचानक यह निश्चय कर लिया कि आज स्कूल न जाऊंगा। वह होम्योपैथिक स्कूल में पढ़ रहा था। गैर हाजिर रहने की इस प्रतिज्ञा ने उसके मन में अमृत की वर्षा कर दी और दम भर में उसने अपने विकल मन को सबल बना डाला। वह प्रसन्न चित्त बैठ गया और तंबाकू के लिए चीख पुकार करने लगा। सावित्री कमरे में पास आकर पास ही फर्श पर बैठ गई। हंसते हुए उसने पूछा, नींद खुल गई बाबू? सावित्री इस बासा की नौकरानी और गृहिणी दोनों ही हैं। चोरी नहीं करती थी, इसलिए खर्च के रुपए पैसे सब उसी के पास रहते थे। एकहरा बदन, अत्यंत सुंदर गठन, उम्र 21-22 की होगी, लेकिन चेहरा देखने से और भी कम उम्र की मालूम होती थी। सावित्री सफ़ेद वस्त्र पहनती थी और दोनों होठ पान और तंबाकू के रस से दिन रात लाल बनाए रहती थी। वह हंसकर बातचीत करना तो जानती ही थी, उस हंसी का मूल्यांकन भी ठीक उसी तरह समझती थी। गृह सुख से वंचित डेरे के सभी लोगों पर उसके मन में आंतरिक स्नेह ममता थी। फिर भी कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह कहती कि आदर न करने की दशा में आप लोग मुझे रखेंगे क्यों बाबू? इसके अलावा घर जाकर स्त्रियों से निंदा कर कर कहेंगे, डेरे पर ऐसी नौकरानी है जो भर पेट दोनों वक्त खाने को भी नहीं देती। उस अपयस की अपेक्षा थोड़ी सी मेहनत अच्छी है। यह कहकर वह हंसती हुई अपने काम को चली जाती थी। डेरे में एक सतीश ही ऐसा था जो उसका नाम लेकर पुकारता था।
जब तब उसके साथ हंसी मजाक करता था और कभी इनाम भी दे देता था। उसका भी सतीश पर स्नेह कुछ अधिक मात्रा में था। सारा दिन सभी काम काजों में व्यस्त रहने पर भी इसलिए सदा एक आंख और एक कान सुगठित सुंदर युवक की तरफ लगाई रहती थी। बासा के सभी लोग इस बात को जानते थे और कोई कोई कौतुक के साथ इसका इशारा करने से भी बाज नहीं आते थे। सावित्री जवाब न देकर मुस्कुराती हुई काम पर चली जाती थी। सतीश ने कहा, हाँ, नींद खुल गई। इतना कहकर तकिए के नीचे से उसने 1 रुपया निकालकर उसके सामने फेंक दिया। सावित्री ने रुपया उठाकर कहा, सवेरे फिर क्या ले आने की ज़रूरत हो गई है? सतीश ने कहा, संदेश, लेकिन मेरे लिए नहीं, अभी तुम रख लो, रात को अपने बाबू के लिए खरीद कर ले जाना। सावित्री ने नाराज होकर रुपए को बिछोने पर फेंक कर कहा, रख लीजिए अपने रुपयों को, मेरा बाबू संदेश नहीं खाता। रुपए को फिर फेंक कर अनुरोध के स्वर में सतीश ने कहा, मेरे सिर की सौगंध सावित्री, इस रुपए को तुम किसी प्रकार भी वापस न कर सकोगी। मैंने सचमुच ही तुम्हारे बाबू को संदेश खाने के लिए दिया है। सावित्री ने मुंह उदास बनाकर कहा, जब तब आप स्त्रियों की तरह सिर की सौगंध दिलाते रहते हैं, यह बड़ा अन्याय है। बाबू बाबू मेरे नहीं हैं, मेरे बाबू आप लोग हैं। सतीश ने हंसकर कहा, अच्छा, दे दो रुपया, लेकिन बताओ, मेरे सिवा अगर और कोई बाबू हो तो मैं उसका सिर खाऊं। सावित्री हंसकर बोली, मेरा बाबू क्या आपका सौत है जो सिर खा रहे हैं? सतीश ने कहा, मैं उनका सिर खा रहा हूँ या वे ही मेरा सिर खा रहे हैं, बल्कि मैं तो उनको संदेश खिला रहा हूँ। सावित्री ने अपनी हंसी को रोककर कहा, नौकर नौकरानियों के साथ इस तरह बातचीत करने से छोटे आदमियों को प्रश्रय मिलता है, फिर वे मुँह लग जाते हैं। जरा समझ बूझ कर बातें करनी होती है बाबू, नहीं तो लोग निंदा करते हैं। यह कहकर रुपया उठा लिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी ही देर बाद फिर लौट कर बोली, इस समय क्या बनेगा? भोजन संबंधी सभी बातों में सतीश एक गुणवान आदमी है, इसका परिचय सावित्री पहले ही पा चुकी थी। इसी के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल वह एक बार आ जाती थी और सतीश की आज्ञा लेकर चली जाती थी और खुद ही खड़ी रहकर महाराज से सभी कामों को खूब अच्छी तरह पूरा करा लेती थी। इसी समय नौकर तंबाकू दे गया था। सतीश फिर एक बार करवट लेकर बोला, जो मन हो वही बनवाओ। सावित्री बोली, क्रोध भी है, देखती हूँ। दीवाल की तरफ मुंह फेर कर तंबाकू खींचते हुए सतीश बोला, पुरुष ही ठहरा, क्रोध क्यों नहीं रहेगा? आज मैं भोजन भी नहीं करूँगा। सावित्री बोली, शायद और कहीं ठिकाना लग गया है, किंतु कुछ भी हो सतीश बाबू, स्कूल आपको जाना पड़ेगा, यह कह देती हूँ। इतने थोड़े समय के बीच ही नियमित रूप से स्कूल जाने की बात फिर सतीश को भार सा बनकर दबाता जा रहा था और तरह तरह के बहाने, तरह तरह के कारण निकालकर उसने अनुपस्थित होना स्वीकार कर दिया था। आज उस बहानेबाजी की पुनरावृत्ति का सूत्रपात होते ही वह समझ गई। सतीश हड़बड़ाकर उठ बैठा और बनावटी क्रोध के स्वर में बोला, शुभ कार्य के शुरू में ही टोको मत। सावित्री ने कहा, यह तो आप कहेंगे ही, लेकिन एंट्रेंस पास करने में 24 साल बीत गए, यह डॉक्टरी पास करने में 64 साल बीत जाएंगे। सतीश ने क्रोध के भाव से कहा, झूठी बात मत कहो सावित्री, मैंने एंट्रेंस पास नहीं किया। सावित्री हंसने लगी, बोली, इसको भी पास नहीं किया। सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ईर्ष्यालु डॉक्टरों ने मुझे पास करने के लिए परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया। सावित्री कपड़े से मुंह को दबाकर हंसती हुई बोली, तो क्या इसकी भी वही हालत होगी? किसकी? इस डॉक्टरी की? सतीश ने कहा, अच्छा सावित्री, गधों की तरह जितने लोग हैं वे परीक्षा पास करके क्या करते हैं, तुम बता सकती हो? सावित्री हंसी के वेग को दबाकर बोली, गधों की तरह? लेकिन गधे हैं नहीं, वे लोग वास्तव में गधे हैं, वे पास ही नहीं कर सकते हैं। सतीश ने दरवाजे के बाहर झांककर एक बार देख लिया, फिर स्थिर भाव से बैठ गया और गंभीर होकर बोला, अगर कोई सुन लेगा तो वह सचमुच ही निंदा करेगा। मेरे मुंह पर ही मुझे गधा कह रही हो, इसकी सफाई नहीं दी जा सकती। हाय रे, कर्मों के दोष से आज सावित्री घर की सेविका है, इसी कारण वह इस आघात को सहकर बोली, ठीक ही तो है। यह कहकर वह चली गई। सतीश फिर आलसी की भांति बिछोने पर लेट गया। उसके मन में कर्म विहीन समूचे दिन का जो चित्र
उज्ज्वल होकर उठ रहा था। सावित्री की बातों की चोट से उसका अधिकांश मलिन हो गया और मन की जिस व्यथा को लेकर सावित्री स्वयं चली गई वह भी उसकी छुट्टी के आनंद को बढ़ाकर नहीं गया। यद्यपि वह मन ही मन समझ गया आज फिर नागा करने से लाभ नहीं होगा, तो भी कुछ न करने का लोभ भी वह छोड़ न सकने पर आलस्य भरे विरक्त चेहरे से बिछोने पर ही लेटा रहा। लेकिन ठीक समय पर स्नान के लिए तकाजा आ पड़ा। सतीश उठा नहीं, बोला, जल्दी क्या है, आज मैं बाहर जाऊंगा नहीं। सावित्री ने कमरे में घुसकर कहा, यह नहीं हो सकता, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, जाइए स्नान करके भोजन कीजिए। सतीश ने कहा, तुमको क्या मेरा संरक्षक नियुक्त किया गया है जो तंग कर रही हो? आज मैं पादमेकम न गच्छामि। सावित्री तनिक हंसकर बोली, नहीं जाना है तो स्नान तो कर लीजिए, आपके आलस्य से नौकर नौकरानियों को दुख होता है, इसे क्या आप नहीं देखते? सतीश ने कहा, ये कैसे नौकर नौकरानियां हैं जो 9 बजते न बजते ही दुख पाने लगते हैं? अब इस डेरे को ही बदल देना पड़ेगा, अन्यथा यह शरीर ठीक नहीं रहेगा। सावित्री ने हंसकर कहा, तब तो मुझे ही बदल देना पड़ेगा। लेकिन तुरंत ही वह बात को दबाकर बोल उठी, तब तक आपको इसी डेरे का नियम मानकर चलना पड़ेगा, स्कूल में भी जाना पड़ेगा, उठिए, दिन चढ़ता जा रहा है। इतना कहकर सतीश की धोती और अंगोछा स्नान घर में रखाने के लिए चल पड़ी। सतीश नियमित संध्या वंदन किया करता था। आज वह स्नान करके आया और पूजा के आसन पर बैठकर देर करने लगा। सावित्री 2-3 बार आकर देख गई और दरवाजे के बाहर से पुकारती हुई बोली, अब देर क्यों? परोसा हुआ भात ठंडा होकर पानी हो रहा है, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, 2 कोर खाकर हम लोगों को ज़रा रिहाई तो दीजिए। सतीश और भी 5 मिनट चुपचाप बैठा रहा, फिर खड़ा होकर बोला, संध्या पूजा के समय गड़बड़ी मचाने से जानती हो क्या होता है? सावित्री ने कहा, गंगाजली और पंचपात्र सामने रखकर ढोंग रचाने से क्या होता है जानते हैं? सतीश ने आंखें फैलाकर कहा, मैं ढोंग रचा रहा था? कदापि नहीं। सावित्री कुछ कहने जा रही थी, फिर रुक गई। उसके बाद बोली, यह तो आप ही जानते हैं, लेकिन आपको भी तो किसी दिन इतनी देरी नहीं होती थी। जाइए, भात परोस दिया गया है। यह कहकर वह चली गई। आज जाड़े के मधुर मध्याह्न में डेरा निर्जन और स्तब्ध था। इस डेरे में रहने वाले सभी नौकरी करते हैं। वे लोग दफ्तर गए हैं, रसोईया घूमने गया है, बिहारी बाजार से सौदा लाने गया है। सावित्री की भी कोई आहट आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। सतीश ने अपने कमरे में पहले दीवान निंद्रा की मिथ्या चेष्टा की, फिर उठकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। सिरहाने की खिड़की बंद की, उसको खोलकर सामने की खुली छत की तरफ देखते ही इस क्षण उसने उसको बंद कर दिया। छत के एक छोर पर बैठकर सावित्री अपने बाल सुखा रही थी और झुककर कोई पुस्तक देख रही थी। खिड़की खोलने बंद करने की आवाज़ से उसने चौंक कर माथे पर आंचल डालकर खड़ी होकर देखा। खिड़की बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसने कमरे में प्रवेश कर कहा, बाबू, आप मुझे बुला रहे थे? सतीश ने कहा, नहीं बुलाया। आपके लिए पान और जल ले आऊं? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, ले आओ। सावित्री ने पान और जल लाकर बिछोने पर रख दिया और फर्श पर बैठते हुए कहा, जाऊं? आपके लिए तंबाकू लाऊं? सतीश ने पूछा। बिहारी कहाँ है? बाजार गया है, कहकर सावित्री चली गई और थोड़ी देर के बाद तंबाकू भर कर ले आई। बोली, आज झूठ मूठ आपने नागा कर दिया। सतीश ने कहा, यही सत्य है, मेरा स्वभाव कुछ स्वतंत्र है, इसलिए बीच बीच में ऐसा न करने से बीमारी पकड़ लेती है। इसके सिवा मैं विधिवत डॉक्टर बनना भी नहीं चाहता। इधर उधर की कुछ बातें सीखकर अपने गांव के मकान पर एक बिना पैसे वाला मुफ्त दवाखाना खोल दूंगा। चिकित्सा के अभाव से देश गांव के गरीब दुखी हैजे की बीमारी से उजड़ते जाते हैं। उन लोगों की चिकित्सा करना ही मेरा उद्देश्य है। सावित्री ने कहा, बिना पैसे की चिकित्सा में शायद अच्छी तरह सीखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे डॉक्टर केवल बड़े आदमियों के लिए होते हैं और गरीबों के लिए गंवार। लेकिन ऐसा भी होगा कैसे? आपके चले जाने से विपिन बाबू भारी कठिनाई में पड़ जाएंगे। विपिन बाबू का जिक्र होने से सतीश लज्जित होकर बोला, मेरे जैसे मित्र उनको बहुत मिल जाएंगे, इसके अलावा अब मैं वहाँ जाता भी नहीं। सावित्री ने आश्चर्य के साथ पूछा, जाते नहीं हैं तो फिर उनको गाना बजाना सिखाता कौन है? सतीश ने चिढ़कर कहा, गाना बजाना क्या मैं सिखाता हूँ? सावित्री बोली,
क्या मालूम बाबू, लोग यही कहते हैं। कोई नहीं कहता, यह तुम्हारी मनगढ़ंत बात है। आपको विपिन बाबू का मोसाहिब कहते हैं, यह भी क्या मेरी मनगढ़ंत बात है? यह बात सुनकर सतीश आपे के बाहर हो उठा। विपिन के साथ घनिष्ठ संबंध का बाहर के लोगों की चर्चा का विषय होने पर उसका फल साधारणतः क्या होता है, इसकी जानकारी उसको थी। कलकत्ता वासी विपिन की सांसारिक अवस्था और उसके आमोद प्रमोद की अपर्याप्त साज सरंजाम के बीच प्रवासी सतीश का स्थान लोगों की दृष्टि से नीचे ही उतर आएगा। सतीश के दिल का यह संदेह सावित्री की तीक्ष्ण प्रहार से बिल्कुल ही उग्र मूर्त धारण करके बाहर निकल आया। वह दोनों नेत्रों के सतेज बनाकर गरज उठा। मैं मुसाहिब हूँ, कौन कहता है? बताओ तो। मन ही मन मुस्कुराकर सावित्री बोली, किसका नाम बताऊं? जाऊं? रखाल बाबू का बिछोना धूप में डालाऊं? बिछोना छोड़ो, नाम बताओ कुमुदनी। सावित्री ने हंसकर कहा। सतीश ने आश्चर्य में पढ़कर कहा, उसको तुम किस तरह जान गई? सावित्री बोली, उन्होंने मुझे काम करने के लिए बुला भेजा था। तुमको साहस तो कम नहीं है। तुमने क्या कहा? अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं है, सोच रही हूँ। वेतन ज़्यादा है, काम कम है, इसलिए लोभ हो रहा है। सतीश की आंखों से आग की चिंगारियाँ निकलने लगी। उसने कहा, यह है विपिन की करतूत। तुम्हारा नाम वह अक्सर लेता रहता है। सावित्री ने हंसी को दबा कर कहा, लेते हैं तब तो मालूम पड़ता है मेरे ऊपर दिल लग गया है। सावित्री की ओर क्रूर दृष्टि से देखने के बाद सतीश ने कहा, लगाता हूँ 100 रुपये जुर्माना देने के बाद भी किसी को आज तक पीटा नहीं। अच्छा तुम जाओ। सावित्री चली गई। राखाल के बिछोने को धूप में डालकर झटपट वापस आकर खिड़की के सुराख से झांककर उसने देखा सतीश कुर्ता पहन चुका है और बक्स में से एक बंडल नोट जेब में रख रहा है। सावित्री दोनों चौखटों पर हाथ रखकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। बोली, कहाँ जाइएगा? काम है, रास्ता छोड़ दो। क्या काम है, सुनो तो? सतीश ने नाराज होकर कहा। हटो। सावित्री हटी नहीं, हंसकर बोली, भगवान ने आपको किसी गुण से वंचित नहीं रखा है। इसके पहले आप जुर्माना भी दे चुके हैं। सतीश ने आंखें तरेर ली, कुछ बोला नहीं। सावित्री बोली, यह आपका भारी अन्याय है। कहाँ मैं काम करूं, कहाँ न करूं, यह मेरी इच्छा पर है। आप क्यों झगड़ा करना चाहते हैं? सतीश बोला, मैं झगड़ा करूं या न करूं, यह मेरी इच्छा की बात है। तुम क्यों रास्ता रोक रही हो? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, जरा इंतजार कीजिए, मेरे आने पर जाइएगा। सतीश ज्यों ही लौटकर खटिया पर बैठ गया त्यों ही सावित्री ने बाहर जाकर दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी। धीरे धीरे कहती गई, जब तक आप शांत न होइएगा दरवाज़ा न खोलूंगी, नीचे जा रही हूँ। यह कहकर वह नीचे चली गई। बाहर न जा सकने के कारण सतीश अपने कुर्ते को जमीन पर फेंककर चित लेट गया। विपिन के साथ उसका परिचय इलाहाबाद में हुआ था। कलकत्ता जाकर यथेष्ट मित्र हो जाने पर भी इस डेरे में उसका जब तक आना जाना बढ़ता चला जा रहा था, इसे वह अनुभव कर रहा था। सावित्री की बातों से वह कारण बिल्कुल ही सुस्पष्ट हो उठा। सतीश का मित्र और बड़ा आदमी होने से इस डेरे में उसका बहुत सम्मान था। सतीश की अनुपस्थिति में भी उसके प्रति आदर सत्कार की जिससे त्रुटि न होने पाए, इसका भार सतीश ने सावित्री को सौंप दिया था। इस आदर सत्कार को विपिन बाबू पूरी मात्रा में वसूल करते जा रहे थे। यह खबर डेरे पर लौट आने पर सतीश जब तब पा रहा था। अपने मन की इस सरल उदारता की तुलना में विपिन की उस भद्दी क्षुद्रता ने भारी कृतज्ञता की भांति आज उसको बांध दिया और सभी निमंत्रण आमंत्रण सौंदर्य घनिष्ठता एक ही पल में उसके लिए विष के समान बन गए। बाहरी तौर से वह चुपचाप बना रहा, लेकिन मर्मांतक क्रोध पिंजड़े में बंद सिंह पशु की भांति उसके हृदय में इस कोने से उस कोने तक घूमने लगा। 1 घंटे के बाद वापस आने पर सावित्री ने खिड़की के बाहर से धीरे धीरे पूछा, क्रोध शांत हो गया बाबू? सतीश चुप रहा। दरवाजा खोलकर सावित्री कमरे में आकर बोली, अच्छा, यह कैसा अत्याचार है, बताइए ना। सतीश ने किसी तरफ न देखकर पूछा, कैसा अत्याचार? सावित्री ने कहा, सभी अपनी भलाई खोजते हैं। मैं भी अगर कहीं कोई अच्छा काम पाऊं तो उसमें आप नाराज़ क्यों होते हैं? सतीश ने उदास भाव से कहा, नाराज़ क्यों होऊंगा? तुम्हारी इच्छा होगी
तो ज़रूर जाओगी, सावित्री ने कहा। फिर मेरे नए मालिक को मारने पीटने की तैयारी आप क्यों कर रहे हैं? सतीश बोला, यदि तुम्हारी इस चीज़ को कोई बुलावा देकर ले जाए तुम क्या करोगी? लेकिन मैं क्या आपकी चीज़ हूँ? कहकर सावित्री हंस पड़ी। सतीश ने लजाकर कहा, धत, यह बात नहीं है। लेकिन, सावित्री ने कहा, लेकिन की अब ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊंगी नहीं। सतीश का कुर्ता धरती पर पड़ा था। सावित्री ने उसको उठा लिया और जेब से नोटों का बंडल निकाल लिया। बक्स में चाबी लगी हुई थी। नोटों को अंदर रखकर ताला बंद करके चाबी अपेन रिंग में पहनाते हुए बोली, मेरे ही पास रहेगी, रुपए की ज़रूरत पड़ने पर मांग लेना। सतीश ने कहा, अगर तुम चोरी करो तो? सावित्री हंस पड़ी। आंचल में बंधे हुए चाबियों के गुच्छे को पीठ पर फेंक कर बोली, मैं चोरी करूंगी तो आपको कोई चोट न पहुंचेगी। सतीश सावित्री के चेहरे की तरफ थोड़ी देर तक ताकता रहा। उस क्षणकाल की दृष्टि से उसने क्या देख लिया वही जानता है। चौंक कर वह बोल उठा, सावित्री, तुम्हारा घर कहाँ है? बंगाल में। इससे ज़्यादा और कुछ न बताओगी? नहीं। घर कहाँ है भले ही न बताओ, जाति क्या है यह तो बताओ। सावित्री ने तनिक हंसकर कहा, यह जान लेने से भी क्या होगा? मेरे हाथ का पकाया भात तो आप खाएंगे नहीं। थोड़ी देर तक सोचकर सतीश बोला, संभव नहीं है, लेकिन जोर के साथ बिल्कुल नहीं भी नहीं कह सकता। अपनी चमकीली आंखों को सतीश के चेहरे पर डालकर क्षण भर बाद ही वह हंस पड़ी। बालिका की तरह सिर हिलाकर अपने कंठ स्वर में अनिर्वचनीय प्यार घोलकर बोली, नहीं कर नहीं सकते? क्यों, बताइए ना। सतीश के सिर पर मानो भूत सवार हो गया। उसकी छाती का रक्त उथल पुथल करने लगा। वह बोल उठा, क्यों? मैं नहीं जानता सावित्री, लेकिन तुम पका कर दोगी तो मैं खाऊंगा नहीं। यह कह देना कठिन है। कठिन है? अच्छा, यह एक दिन देख लिया जाएगा। ओह, राखाल बाबू का तकिया धूप में डालना भूल गई, कहकर चल पड़ी। एक बात सुनती जाओ, कहकर सतीश एकाएक सामने की ओर झुक पड़ा और हाथ बढ़ाकर उसके आंचल का छोर उसने थाम लिया। अपनी आंखों से बिजली की वर्षा करती सावित्री बोली, छी, आ रही हूँ, और झटके से आंचल छुड़ा लेने के बाद ओझल हो गई। अचानक मानो कोई एक कांड हो गया। उसका यह अकस्मात त्रासयुक्त पलायन, यह दबे हुए कंठ की आ रही हूँ की आवाज़ और इस आँख की बिजली ने वज्राग्नि की तरह सतीश की समस्त दुर्बुद्धि को एक ही पल में जलाकर राख बना डाला। कुत्सित लज्जा के धिक्कार से उसका सारा शरीर सूल से बिंधे हुए सांप की भांति मरोड़ मरोड़ कर उठने लगा। उसके मन में यह ख्याल आया कि इस जन्म में वह फिर सावित्री को अपना मुंह न दिखा सकेगा। किसी ज़रूरत में वह फिर न आ जाए, इस आशंका से वह उसी क्षण एक शॉल खींचकर तूफान के वेग से बाहर निकल गया। 3-4 सीढ़ियाँ बाकी ही थी कि उसी समय सतीश ने सावित्री के कंठ की आवाज़ फिर सुन ली। वह रसोई घर से दौड़कर चली आई थी और पुकार कर कह रही थी, खाना खाकर जाइए बाबू, वरना अब वापस आने में देर होने से सब नष्ट हो जाएगा। मानो सुनाई ही नहीं पड़ा। इस भाव से सतीश बाहर चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जिस समय सावित्री रसोई के बारे में पूछने के लिए गई, सतीश ने धीरे धीरे कहा, मन में कुछ ख्याल मत करना। सावित्री ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या ख्याल मन में न लाऊंगी? सतीश फिर झुकाकर चुप हो रहा। मीठी हंसी हंसकर सावित्री ने कहा, अच्छा, जो कुछ भी हो, मेरे पास समय नहीं है। क्या रसोई बनेगी? बताइए ना। मैं नहीं जानता, तुम्हारी जो इच्छा हो। अच्छा, कहकर सावित्री चली गई। उसने द्वितीय प्रश्न नहीं पूछा। 2 घंटे के बाद लौटकर बोली, कैसा कांड मचा रखा है बताइए तो। आज भी पादमेकं न गच्छामि ही रहेगा? सतीश फिर भी चुप रहा। सावित्री ने कहा, 9 बज चुके हैं। समय बीत जाने की खबर से सतीश रत्ती भर भी घबराहट न दिखाकर बोला, बच जाएं, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आलस्य में बेकार समय नष्ट करना सावित्री बिल्कुल ही सह नहीं सकती थी। इसी कारण वह कुछ दिनों से भीतर ही भीतर कुपित, असहिष्णु होती जा रही थी। जरा रूखे कंठ से उसने पूछा, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? पढ़ने जाना? सतीश भी स्वयं मन ही मन चिढ़ता जा रहा था। जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की तरफ देखकर सावित्री यह समझ गई और एक क्षण चुप रहकर अपने कंठ के स्वर को कोमल बनाकर बोली, लिखना पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। अब शायद औरतों का आंचल पकड़कर खींचातानी करना अच्छा लग रहा है। स्कूल जाइए, बेकार उपद्रव मत कीजिएगा।
उसके तिरस्कार में यद्यपि हार्दिक स्नेह और एकांत कल्याण इच्छा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, किंतु बातों के तरीके ने सतीश के सर्वांग में मानो केवांच पोत दिया। देखते देखते उसकी आंखें और चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह बोला, जो भी बात मुंह में आती है तुम वह कह डालती हो। प्रश्रय पा लेने पर केवल कुत्ते ही सिर नहीं चढ़ जाते, मनुष्य को भी वह बात याद दिलानी पड़ती है। यह तो है गाली गलौज। सावित्री पल भर चुप रही, फिर कंठ स्वर को और धीमा कर बोली, पड़ता तो है जरूर, नहीं तो आपको ही याद दिलाने की क्यों जरूरत पड़ेगी कि यह है भले आदमियों का मकान, वृंदावन नहीं है। इतना कहकर वह तेज कदम बढ़ाई चली गई। आश्चर्य से सतीश स्तंभित हो रहा। सावित्री उसको इस तरह बीन सकती है, इस बात को तो वह अपने मन में स्थान भी नहीं दे सकता था। कुछ देर तक एक ही दशा में बैठा रहकर वह हठात उठ खड़ा हुआ और किसी तरह स्नान भोजन करके पढ़ने के बहाने बाहर निकल गया। उस दिन उसका अपमान से आहत चित्त उसकी प्रवृत्तियों पर शासन करने लगा और वह जितना ही अपने अचिंतनीय अद्भुत व्यवहार का तात्पर्य खोज कर भी न पा सका, उतना ही उसके मन में एक बात बार बार चक्कर काटने लगी। किस लिए उसके ने सावित्री का आंचल पकड़ लिया था? कौन सी बात उसको कहने की आवश्यकता पड़ी थी? और सावित्री इस तरह भागकर न चली जाती तो वह क्या कहता, क्या करता? उसका पदस्थ क्रुद्ध अंतःकरण निरंतर इस तिक्त प्रश्न को लेकर सावित्री से अधिक निष्ठुर भाव से उसे बींधने लगा। इसी प्रकार सारा दिन वह अपने ही हथियार से स्वयं क्षत विक्षत होकर संध्या समय गंगा जी के किनारे जाकर निर्जीव की भांति एक पत्थर पर बैठ गया। कल जिस समय सावित्री के सामने मन की दुर्बलता अचानक प्रकट हो जाने पर वह लज्जा के मारे मकान से लंबी सांस भरता हुआ भाग गया था, इस समय उस लज्जा में मानो कुछ मिठास मिली हुई थी, मानो आड़ में रहकर किसी ने उसमें भाग ले लिया था। लेकिन आज सावित्री के व्यंग्य वचन की आग से उस रस की अंतिम बूंद तक सूख गई और निस्साहस लज्जा बिल्कुल ही शुष्क कठिन होकर उसके हृदय में बदमूल होकर बैठ गई। उस दिन उसके आत्मसम्मान ने केवल सिर झुका दिया था, आज वह उसके कंधे पर टूट पड़ा। फिर सबसे बढ़कर यह दुख चोट पहुंचाने लगा कि इस स्त्री से उसने इतने दिन जितने परिहास किए हैं उन सभी का आज एक गंदा अर्थ निकाला जाएगा। कल प्रातःकाल तक सचमुच ही उसके परिहास में व्यंग्य के अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं था। निर्जन मध्याह्न के इतने ही असमय के बाद उस बात को तो जबान पर लाने का भी अब मार्ग नहीं रहा। आसक्ति बहुत दिनों से छिपी हुई दशा में प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। यह बात तो सावित्री किसी तरह भी विश्वास न करेगी। वह कहेगी इसके मन में इसी तरह की बात थी, लेकिन उसके मन में तो कुछ भी नहीं था। इस सत्य को समझाकर बता देने का सुअवसर उसको कब मिलेगा? वह अच्छा लड़का नहीं है, इसकी लज्जा भी उसको बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन पाखंडी का अपवाद वह कैसे सहेगा? उसके मन में कहा, यदि वह चोर है तो चोर की तरह सेंध काटते समय ही रंगे हाथों क्यों न पकड़ लिया गया? सावित्री मानो मन ही मन हंसकर कहेगी, यह साधु जटा कमंडल पीठ पर लादे त्रिशूल से सेंध काट रहा था, पकड़ा गया है। इस अपवाद की कल्पना उसको जलाने लगी। इसी प्रकार बैठे रहने पर रात कितनी बीत गई इसको वह जान भी न सका। कब भाटा समाप्त होकर ज्वार का पानी उसके पैरों से टकराने लगा, कब कलकत्ता गैस की रोशनी से उज्ज्वल हो उठा, कब सिर के ऊपर काले आसमान में तारे झिलमिलाने लगे, इसका पता नहीं चला। जाड़े को कोप होने से जब उसको जाड़ा लगने लगा और उस पर चटकल की घड़ी में जब 12 बज गए तब सतीश उठ पड़ा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ क्षण के लिए मानो वह अपनी काल्पनिक बातों को भूल गया था, लेकिन चलते चलते मकान की दूरी जितनी ही घटने लगी उसका मन फिर उसी अनुपात से छोटा होने लगा। अंत में गली के मोड़ के पास आ जाने पर उसके कदम उठ नहीं रहे थे। धीरे धीरे किसी तरह वह मकान के दरवाजे के सामने आकर चुपचाप खड़ा रहा। कहीं भी कोई जाग रहा है ऐसा मालूम नहीं हुआ, और यद्यपि यह जानता था कि इतनी रात को सावित्री अवश्य ही अपने घर लौट गई होगी, तो भी दरवाज़ा खटखटाने पुकारने का साहस उसको नहीं हुआ। भय होने लगा कि कहीं वहीं आकर दरवाज़ा न खोल दे। ठीक उसी समय किवाड़ आप ही खुल गए। एक क्षण सतीश चुप रहा, फिर बोला, कौन? बिहारी? हाँ बाबू। सब खा चुके? जी हाँ।
नौकरानी चली गई? जी हाँ, मुझे बैठे रहने को कहकर अभी चली गई। यह सुनकर सतीश मानो बच गया। खुश होकर उसको दरवाज़ा बंद करने को कहकर ऊपर चला गया। बिहारी आकर बोला, बाबू आपका खाना? खाना रहने दो बिहारी, मैं खाकर आया हूँ। बिहारी ने कहा, आपके लिए पान और जल इस मेज पर रखा है। अच्छा, तू जाकर सो जा। बिहारी चला गया। सतीश बिछोने पर पड़कर सो गया। झगड़ा कर चुकने के बाद सावित्री का भी मन अच्छा नहीं था। सतीश की कटकती क्लेश देता रहा, इसलिए दिन में किसी समय एकांत में क्षमा याचना कर लेने की आशा में शाम हो गई। तब आशा आशंका के रूप में परिणत होने लगी। वह जानती थी कि इस कलकत्ता में विपिन के यहाँ जाने के सिवा सतीश के लिए और कोई स्थान नहीं है। इसलिए सबसे पहले यह भय उत्पन्न हो गया कि वह उस दल में सम्मिलित हो गया होगा। क्रमशः रात बढ़ने लगी। सतीश नहीं आया। वह और कहीं जा सकता है, ऐसा विचार भी उसके मन में नहीं आया। संदेह दृढ़ होकर जब विश्वास में परिणत हो उठा, तब प्रतीक्षा करना भी उसके लिए असंभव हो उठा। वास्तव में उसको घृणा होने लगी कि क्षमा मांगने के लिए वह ऐसे आदमी की राह देख रही है। इस कारण बिहारी को बैठने को कहकर सावित्री बड़ी रात को घर लौट गई। अपने घर जाकर वह बिस्तर पर लेट तो रही, लेकिन आंखों में नींद नहीं आई। सारा शरीर बेचैनी से सवेरा होने की प्रतीक्षा में छटपटाने लगा। कमरे में रखी घड़ी में एक एक कर सब घंटे बज गए। जागती हुई वह सब सुन रही थी। प्रभात के लिए और प्रतीक्षा न कर सकने पर अंधेरा रहते ही वह कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोने के पश्चात चल पड़ी। रास्ते में उस समय मारवाड़ी स्त्रियां गाते गाते गंगा स्नान करने जा रही थी। सावित्री ने कहा, गंगा मैया, जाकर सब अच्छा ही देखूं। उसके दोनों होंठ कांपने लगे। आंसू से दोनों आंखें भर आई और इस कल्पित आशंका से अपने संपूर्ण मन को भर वह राह में तेज कदम से चलते चलते हजारों बार मन ही मन उच्चारण करने लगी, सकुशल रहें, जो ही मन हो करे नहीं, लेकिन अच्छे रहें। मकान पर पहुंचने पर पुकारने के बाद बिहारी ने दरवाज़ा खोलने के साथ ही कहा, सतीश बाबू बड़ी रात को आए और मालूम नहीं कहाँ से खाना खाकर आए। यह खबर पहले देने की ज़रूरत है। यह बात इस बूढ़े से छिपी नहीं थी। सावित्री ऊपर जा रही थी, ठिठक कर खड़ी हो गई। भुहों को सिकोड़कर उसने कहा, शायद बाबू ने खाया नहीं है। नहीं, उनका खाना तो ढका हुआ रखा है। सावित्री कहकर ऊपर चली गई। उसका दुश्चिंता से ग्रस्त मन निर्भय होने के साथ फिर ईर्ष्या से जल उठा। प्रातः दिन चढ़ाने पर जब सतीश की नींद टूटी, ठीक उस समय सावित्री आ खड़ी हुई। उसके मुंह की तरफ देख लेने के साथ ही सतीश ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद सावित्री ने कहा, क्या रसोई बनेगी? यह जान लेने के लिए आई हूँ। सतीश ने किसी और बिना देखे कहा, रोज़ जो बनाती है वही बनने दो। अच्छा, कहकर सावित्री जाने को तैयार होते ही फिर खड़ी हो गई। बोली, लिखने पढ़ने की तरह बाबू को क्या खाना पीना भी अब अच्छा नहीं लगता? सतीश ने धीरे से कहा, मैं खा आया था। उसने डर से झूठी बात कह दी, लेकिन कहाँ इस बात को भी सावित्री ने घृणा के कारण नहीं पूछा। थोड़ी देर चुप रहकर बोली, आज 2 दिन से आप भागते हुए घूम रहे हैं, किस बात के डर से? सुनूं तो, मेरे कारण अगर असुविधा होती हो तो आप जवाब दे सकते हैं। सतीश ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, तुम्हारा अपराध क्या है? इसके अलावा मैं तो जवाब देने का मालिक भी नहीं हूँ। यह बासा तो केवल मेरा अकेले का नहीं है। सावित्री ने कहा, अकेले का होता तो शायद जवाब दे देते। अच्छा, तो मैं खुद ही चली जा रही हूँ। सतीश चुप ही रहा। यह देखकर सावित्री मन ही मन और भी जल उठी। बोली, मेरे जाने से आप खुश होते हैं? आपके पैरों पर गिरती हूँ सतीश बाबू, हाँ या नहीं, एक जवाब दीजिए। फिर भी सतीश चुप ही रहा। सावित्री इस बासे पर अपना कितना हक रखती है, इस बात को वह जानता था, और इस प्रकार उसके चले जाने से कोई भी बात छिपी न रहेगी। तब सभी बातें एक मुंह से दूसरे मुंह में बढ़ते बढ़ते कैसी घृणित आकृति धारण कर लेगी, इसका निश्चित अनुमान करके वह डर गया। क्षण भर चुप रहकर उसने मीठे स्वर से कहा, मुझे क्षमा करो सावित्री, जब तक मैं यहाँ हूँ, कम से कम तब तक तो कभी मत जाना। कोई दूसरा समय होता तो वह तुरंत क्षमा कर देती, लेकिन सतीश के संबंध में वह शायद एक निराधार संदेह का मन ही मन पोषण कर रही थी। इसलिए इस मृदु कंठ स्वर को कपटाचरण समझकर वह निर्दय हो उठी और अगले ही गले को अनुकरण करके वह उसी क्षण बोल उठी,
आप इतना आडंबर करके क्षमा मांगकर साधु बनने जा रहे हैं, किस लिए? मुझ जैसी नीच स्त्री का आंचल पकड़कर ऐसा क्या आपने नया काम किया है कि लज्जा से बिल्कुल ही मरे जा रहे हैं? इससे अच्छा यह है कि आप अपने घर चले जाइए। लिखना पढ़ना अच्छा काम नहीं लगता आपको। जो सतीश अपने उग्र स्वभाव के कारण किसी की परवाह नहीं करता था, बातों को सह लेना जिसका स्वभाव नहीं था, वह इस समय इतने बड़े अपमान की बात से चुप हो रहा। उसका अपराधी मन भारी बोझ से दबे हुए बोझ ढोने वाले पशु की तरह इस प्रकार निरुपाय दशा में राह में संकोच से पड़ा हुआ था कि सावित्री के इस बार के निष्ठुर आघात से भी वह किसी तरह अपना मस्तक ऊपर उठाकर खड़ा न हो सका। किंतु सावित्री भी चौंक उठी। उसकी स्पर्धा क्रोध को भी पार कर गई। यह बात उसके अपने कानों में भी जा लगी। बड़ी देर तक वह चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बाहर निकल गई।